हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू सॉल्व फिजिक्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है किरचॉफ्स रूल से रिलेटेड। इससे पहले हमने 4 लेक्चर्स डिस्कस किए थे। वेरी फर्स्ट था इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड। आज का लेक्चर होने वाला है किरचॉफ्स रूल से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं किरचॉफ्स रूल 5th लेक्चर। दो तरीके के किरचॉफ्स रूल होते हैं। वेरी फर्स्ट कहलाता है करंट लॉ या जंक्शन रूल, सेकंड को नाम दिया जाएगा वोल्टेज लॉ या लूप रूल। तो वेरी फर्स्ट है करंट लॉ। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि एट एनी जंक्शन, जंक्शन मतलब जहां बहुत सारी करंट आके मिल रही हैं, the sum of current entering the junction is equal to the sum of the current leaving the junction। जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट का सम जंक्शन से दूर जाने वाली करंट के सम के बराबर होता है। इसके पीछे बेस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज से ही करंट बनेगा, टाइम रेट ऑफ लॉ ऑफ चार्ज, राइट। मान लेते हैं वो कोई जंक्शन है, करंट I1 आ रही है और I2 I3 दूर जा रही है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि मान लीजिए यदि यहाँ Q1 चार्ज फ्लो कर रहा है, इधर Q2 और Q3, तो Q2 प्लस Q3 के बराबर क्या होगा, Q1। क्यों? चार्ज नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय। आने वाला चार्ज Q1 है तो जाने वाले भी चार्ज का सम Q1 ही होना चाहिए, इसलिए कहा Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3। अब चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये बन गया हमारा करंट I1, I2 और I3। ये है आपका जंक्शन या करंट लॉ। हम यहाँ स्टडी करंट की बात कर रहे हैं, तो स्टडी करंट में हम ये मान के चलते हैं कि चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता, किसी स्थान पर रुकता नहीं है, इसलिए टोटल करंट फ्लो इन जो आ रही है ना, मस्ट बी इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग आउट। यहाँ आने वाली करंट जाने वाली करंट के सम के बराबर होगी। क्लियर है ये वाली बात? अब इसका दूसरा फॉर्म देखते हैं। हमने देखा I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ले गए? यस, नो इशू। तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन कुछ तैयार हो गया हमारे पास में। द इनकमिंग करंट टुवर्ड्स द जंक्शन आर टेकन एज पॉजिटिव। देखो इस जंक्शन की तरफ जो करंट आ रही है उसको तो पॉजिटिव, ठीक है, और आउटगोइंग करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन आर टेकन एज नेगेटिव। जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को नेगेटिव कहते हैं हम, राइट। तो इन करंट का सम 0 हो गया और एक नया स्टेटमेंट बन गया। कई बार फर्स्ट रूल का स्टेटमेंट ये दिया जाता है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एट ए जंक्शन इन एनी इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज 0। I1 प्लस I2 जो कि दूर जा रही है प्लस I3 जो कि दूर जा रही है इक्वल टू 0। ये माइनस साइन बता रहे हैं, जो दूर जाने वाली साइन करंट के साइन, और जंक्शन की तरफ जाने वाली करंट का साइन हो गया पॉजिटिव। फाइन, इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड करंट की वैल्यू, ये I जो आपको नजर आ रहा है, इस I की वैल्यू हमें चाहिए यहाँ पर। ओके, इसमें क्या हो रहा है देखिए, 7 एम्पियर करंट आ रही है जंक्शन, J फॉर जंक्शन, 2 एम्पियर इधर जा रही है और इस तरफ आ रही है ये I। तो ये करंट हमको चाहिए I की वैल्यू। हमने क्या देखा था किरचॉफ जंक्शन रूल से कि एट एनी जंक्शन सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन, एंटर कौन सी कर रही है, 7 एम्पियर, लिविंग द जंक्शन या आउटगोइंग करंट 2 और I। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 7 इक्वल टू 2 प्लस I? यस। तो I कितना हो गया, 2 को इधर ले जाएं, क्या 5 एम्पियर। क्लियर हुआ एप्लीकेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ करंट I1 एंड I2। नेटवर्क डायग्राम में दिखाई दिया है आपको, राइट। अब देखिए यहाँ दो जंक्शन है J1 एंड J2। जंक्शन रूल लगाते हैं हम। जंक्शन रूल कहता है करंट मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लिविंग द जंक्शन। जंक्शन की तरफ आने वाली करंट, जैसे J1 में कॉन्सेंट्रेट करो, कौन कौन सी करंट J1 की तरफ जा रही है, केवल 7 एम्पियर, 5 और I1, ये तो दूर जा रही है ना। तो अगर मैं जंक्शन J1 की बात करूं तो क्या ये होगा 7 इक्वल टू 5 प्लस I1। तो I1 कितना हो गया, 7 माइनस 5 यानी कि 2 एम्पियर। क्लियर है? अब I2 की वैल्यू निकालनी है। पहले ये जज कर लो कौन सी करंट J2 की तरफ जा रही है, 5 एम्पियर, 1 एम्पियर और I2 दूर जाती हुई दिखाई है।
तो जंक्शन J2 पे बात करें अपन तो क्या लिखेंगे 5 इक्वल टू 1 प्लस I2। यस, तो I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 एम्पियर। क्लियर है बड़ी। चलिए वोल्टेज लॉ जिसे लूप रूल भी कहते हैं की बात करते हैं। इसका स्टेटमेंट कहता है द अलजेब्राइक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप, कोई भी एक क्लोज लूप जो सर्किट्स होता है हमारा, उसमें जो भी पोटेंशियल के चेंजेस होते हैं उनका अलजेब्राइक सम, चाहे वो रजिस्टर से हो चाहे सेल से रिलेटेड हो किसी लूप में, वो कितना होता है सम 0। ये बेस है बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। अब किसी क्लोज लूप में यदि हम स्टार्ट करते हैं किसी पॉइंट से और दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो टोटल चेंज कितना हो गया वोल्टेज का 0। बेसिक ये हो गया इसके पीछे। ओके, इसके लिए हमें कुछ साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी, फिर हम एक एग्जांपल लेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम लूप में चलेंगे तो जो ईएमएफ सेल का जो ईएमएफ होता है हम नेगेटिव लेंगे यदि हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज कम हो रहा है तो उससे हमें क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे। लेकिन यदि सेल में हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट तो वोल्टेज बढ़ रहा है ना, तो ऐसे ईएमएफ को हमें क्या लेना है पॉजिटिव लेना है। नेक्स्ट, पोटेंशियल फॉल होगा यदि हम डायरेक्शन ऑफ करंट में मूवमेंट करेंगे, I इंटू आर पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। और अपोजिट यदि हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट के तो उसमें पोटेंशियल इंक्रीज होगा। जो राइज होगा उससे पॉजिटिव लेंगे, जो फॉल होगा उससे क्या लेंगे नेगेटिव। हमने 2-3 बातें की यहाँ पर। सेल में जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो उसे आप एक पॉजिटिव लेना है, बढ़ रहा है, और पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाओगे तो वोल्टेज कम हो रहा है नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन में आप जाओगे तो वोल्टेज ड्रॉप होएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उससे नेगेटिव लेना है। अपोजिट जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस के अपोजिट जा रहे हैं तो वोल्टेज बढ़ता हुआ चला जा रहा है आपका एक तरीके से, है ना, तो उससे हमें क्या कहना है पॉजिटिव। अब इन बातों को अप्लाई करके देखते हैं एक एग्जांपल। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें कई क्लोज लूप हैं। सबसे पहले लूप ले रहे हैं ABCA, देख लीजिए दिमाग में लगा लीजिए ABCA, ठीक है। ओके, तो इक्वेशन देखिए क्या बनेगा, A से B की तरफ जा रहे हैं तो सेल में प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो कम हो रहा है ना वोल्टेज, तो -E1 बोला है। फिर रेजिस्टेंस से पास ऑन हो गए लेकिन करंट के अपोजिट जा रहे हैं, अपन A से B की तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो बढ़ेगा, तो +I1R1 कहेंगे। फिर देखिए B से C में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, अब C से A की तरफ जा रहे हैं तो भी करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस कहेंगे, तो +I1 + I2 मल्टीप्लाई बाई R2, तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया। और रिवाइज करते हैं। सेकंड लूप लीजिए ACDA, देख लीजिए कौन सा ACDA, राइट। ओके, जब हम A से C की तरफ जा रहे हैं, देखिए करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, कम होता है, इसलिए माइनस लिया है। ये माइनस, ये करंट के अपोजिट जा रहे थे तो ये प्लस लिया था, आपने देखा। ओके, अब C से D की तरफ जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं, वोल्टेज ड्रॉप होगा, I2 माइनस का I2 है, R3 का है। अब इस सेल में से जा रहे हैं तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहा है ना, तो +E2 कह दिया। ये सेकंड इक्वेशन बन गया, राइट। अब ये लूप देखिए ABCDA आउटर लूप पे ध्यान दीजिएगा। आउटर लूप के लिए क्या बनेगा, A से B की तरफ जा रहे हैं, पहले तो प्लस से माइनस की तरफ गए तो कम हो रहा है ना वोल्टेज, प्लस वाला ज़्यादा होता है माइनस वाला कम होता है, ऐसे मान के चलो। ओके, अब इस रेजिस्टेंस में जा रहे हैं, करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस, ठीक है। करंट जिस रेजिस्टेंस में पास होती जाएगी वोल्टेज को कम करती जाएगी, है ना, हाँ, तो +I1R1। अब यहाँ कोई है नहीं, अब इसमें से चलें, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आएगा, -I2R3। अब देखिए माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल वोल्टेज बढ़ रहा है तो +E2 = 0। तो क्लियर हो गया सबको। तो क्रॉस चेक करो कि क्या थर्ड इक्वेशन सही है कि नहीं, आप अपने आप करके देखो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को आप यदि ऐड करते हैं तो करके देखो जरा कि क्या थर्ड इक्वेशन आता है कि नहीं आता है, चेक करो। जैसे आप इनको सम करोगे, किसको,
फर्स्ट और सेकंड को, तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये वाला पार्ट देखो I1 प्लस I2 R2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपका कट जाएगा क्या, और ये माइनस E1 दिख रहा है, प्लस का I1 R1 माइनस का I2 R3 प्लस E2 इक्वल टू 0, वही इक्वेशन बन गया क्या थर्ड वाला। इट कैरी द मीनिंग कि आप ये आउटर लूप को भी काम में ले सकते हैं। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट। चलिए लूप रूल पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने है, इफ वैल्यू ऑफ द करंट आई इज 5 एम्पियर, इस सर्किट में बाद में इसको हम व्हीटस्टोन ब्रिज कह देंगे, फिलहाल हमने एक अनबैलेंस्ड ब्रिज लेने जा रहे हैं। इफ वैल्यू ऑफ करंट आई इज 5 एम्पियर, ये करंट है 5 एम्पियर आ रहा है, और हर एक स्मॉल आर की वैल्यू है 10 ओम। तो एक तो आपको ये सर्किट में I1 बताना है, दूसरा I2 बताना है आपको, और A और C के बीच में नेट रेजिस्टेंस बताना है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, राइट। तो देखिए लूप रूल हमारे लिए कितना अच्छा है, कितना बढ़िया एप्लीकेबल करेगा। सबसे पहले हम लूप ले रहे हैं ABDA, ये वाला लूप ले रहे हैं, ठीक है। तो ये लूप मान लिया हमने। इसमें कैसे माना है, देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए करंट I आ रहा है, यहाँ I1 जा रही है, ये I2 जा रहा है, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए यहाँ पर करंट I2 जा रहा है, तो रिमेनिंग करंट यहाँ से जाएगा I1 माइनस I2। अभी आप देखिएगा डायमेट्रिकली सिमेट्रिकल है ये सर्किट, यहाँ से ये I1 करंट है तो अनडाउटली ये भी I1 आएगा, ये I2 है तो इसका मतलब इस वाली ब्रांच में I2 जाएगा, और I1 प्लस I2 का सम कितना होगा I1 प्लस I2 का सम कितना होगा ये I, फाइन। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर लूप रूल समझ रहे हैं हम। तो लूप ABDA, ओके। इसके लिए इक्वेशन अप्लाई करते हैं, करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होता है माइनस I1R कहेंगे, करंट की डायरेक्शन में तो माइनस IR कहना है मुझे, माइनस का I1 माइनस I2 मल्टीप्लाई बाई R। करंट के अपोजिट चलते हैं तो वोल्टेज अप होता है, राइज होता है, तो यहाँ प्लस कहना है, प्लस I2 मल्टीप्लाई बाई 2R। एक इक्वेशन बन गया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। आप पेन और पेंसिल लेके बैठिए, सॉल्व करके देखो क्या ये आएगा, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अपन आ जाएगा ऐसा, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन, ये माइनस का ट्वाइस I1R और ये हो गया प्लस का 3I2R इक्वल टू 0, यानी 3I2R इक्वल टू दिस वन, R से R कट कर दीजिए, तो I2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3I1, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बोल दिया, फाइन। अब जंक्शन A पर बात करें और जंक्शन रूल अप्लाई करें, तो करंट मूविंग टूवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ द करंट लीविंग द जंक्शन। जंक्शन से दूर जाने वाली करंट का सम यानी I1 प्लस I2 है, और जंक्शन की तरफ जाने वाली है I1। तो ये दो इक्वेशन से हम I1 I2 दोनों यानी A और B पार्ट सॉल्व कर पाएंगे। चलो करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन जो आ गई हैं, वो कौन कौन सी इक्वेशन आ गई है I1 को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई थी I2 इक्वल टू 2/3I1, और सेकंड जंक्शन रूल से आई है I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो इस सेकंड इक्वेशन में I2 की वैल्यू प्लेस कर दीजिए। अब आप खुद सॉल्व करके देखो जरा, क्या ये इतना आ रहा है एलसीएम लेने के बाद में। पॉज कर लो वीडियो को, करके देखो, कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो यानी I1 हो गया 3/5I। I की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमको 5 एम्पियर, रख दीजिए, तो 5 से 5 कट हो जाएगा, तो I1 कितना आ गया 3 एम्पियर, यानी इस ब्रांच में करंट कितना जा रहा है 3 एम्पियर, ओके। अब बी पार्ट में I2 की वैल्यू मेरे को चाहिए, तो हमने देखा था फर्स्ट इक्वेशन में कि I2 कितना था 2/3I1 फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ I1 जो आ गया ये प्लेस कर दीजिए 3 से 3 कट तो 2 एम्पियर। वैसे भी आप देख सकते हो कि अगर यहाँ करंट आपने फाइंड कर लिया 3 एम्पियर और I दे रखा आपको 5, तो बचा हुआ करंट कितना जाएगा 2 एम्पियर। जंक्शन लॉ से भी चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब सी वाला पार्ट दैट इज इम्पॉर्टेंट, उसको देखते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और सी के अक्रॉस में सिंपल तरीके से निकालेंगे, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। रेजिस्टेंस होता क्या है, वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय द करंट। ए और सी के अक्रॉस में वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल करंट मूविंग इन दिस नेटवर्क। टोटल करंट कितना है आई। ए और सी के अक्रॉस में तो कोई सी भी एक ब्रांच में देख लें अपन, ए बी प्लस बी सी के अक्रॉस में देख लें अपन। ए बी में वोल्टेज I1 इंटू आर, और यहाँ कितना आ रहा है I2 इंटू 2R, राइट। ये वैल्यूज जो हमारे पास थी उनको प्लेस कर देते हैं। I1 हमने फाइंड किया था 3 एम्पियर, I2 फाइंड किया था 2, तो इसको सॉल्व करें अपन, तो 4 और 3 7 हो जाएगा। स्मॉल आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमको, कितना गिवन है 10, तो 10 रख दीजिए, 5 से कट कर दो 2,
तो ए और सी के अक्रॉस में नेट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया है 14 ओम। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, फाइन। अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को पॉज करो, रिवाइंड करके फिर से कॉपी में करके देखो। व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर लेते हैं। मान लीजिए सेल से करंट आ रहा है इधर, इसमें I1 जा रहा है, यहाँ I2 और गैलोमीटर वाली ब्रांच में IG, तो रिमेनिंग करंट जाएगा I1 माइनस IG, और यहाँ IG और I2, तो ये I2 प्लस IG हो गया। इन दोनों को सम करेंगे, IG से IG कैंसिल, तो I1 प्लस I2 करंट C से परे जाएगा जो कि I के ही बराबर होगा। तो ये पूरा एक नेटवर्क तैयार हो गया हमारे पास में। एक लूप रूल अप्लाई करेंगे बाद में, ये दूसरा एक क्लोज लूप हमने यहाँ अज्यूम कर लिया। सबसे पहला एक ऐसा नेटवर्क कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा शेप होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। P और Q अभी हम एक फार्मूला ड्राइव करेंगे, उसमें रेशियोज में आने वाले हैं, तो इन्हें कहते हैं हम रेशियो आर्म रेजिस्टेंस, रेशियो आर्म के रेजिस्टेंस, ठीक है। और R की जगह पर एक हम रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करते हैं जिसमें कि रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसलिए ये कहलाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। जनरली S की जगह वो रेजिस्टेंस होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना होता है, इसलिए इसे कहते हैं अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। BD वाली ब्रांच में हम यहाँ गैलोमीटर को कनेक्ट करते हैं, इसलिए ये गैलोमीटर आर्म कहलाती है। और AC वाली ब्रांच में बैटरी को कनेक्ट किया गया है, यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर 0 मान लिया है, फाइन, ओके। अब करंट्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, इस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम किरचॉफ रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले करंट थ्रू द आर्म्स आर अज्यूम्ड बाय द अप्लाइंग द किरचॉफ जंक्शन रूल, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया कि यहाँ I इधर आ रहा है, ये I1 और I2, तो I1 प्लस I2 I के बराबर है। B पॉइंट पर हमने कैसे डिस्कस किया कि यहाँ से IG जा रहा है तो रिमेनिंग करंट यहाँ जाएगा I1 माइनस I2, ठीक है, ओके। अब लूप रूल अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले ABDA इसके अंदर करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस लेते हैं वोल्टेज, माइनस I1 की। करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं B से D की तरफ, तो माइनस का IG मल्टीप्लाई बाई G, रेजिस्टेंस ऑफ द गैलोमीटर। अब यहाँ करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस कीजिए I2 इंटू R, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। लूप लीजिए नेक्स्ट BCDB, करंट की डायरेक्शन में तो आपको माइनस ड्रॉप होता जाता है, तो माइनस करंट मल्टीप्लाई बाई Q। यहाँ करंट के अपोजिट जा रहे हैं इसलिए प्लस I2 प्लस IG मल्टीप्लाई बाई S। अब यहाँ जा रहे हैं फिर करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो आप इसको प्लस लीजिए, प्लस का IG इंटू G इक्वल टू 0, फाइन। यदि IG की वैल्यू 0 हो तो फिर ये ब्रिज हमारा बैलेंस कहलाता है, और ये हमारी जो दोनों इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएंगी। फर्स्ट में जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हम IG की वैल्यू 0 रख दें, तो सिंप्लीफाई करें इस इक्वेशन को, आप खुद करके देखें, इस पोर्शन को उधर ले जाएं कॉपी में, पॉज करके वीडियो को, क्या ये इक्वेशन आ जाएगा, इसको थर्ड इक्वेशन कह दिया हमने। इसी तरीके से सेकंड लूप से जो इक्वेशन बनाई थी हमने उसमें IG की वैल्यू को 0 रखते चलिए, जहाँ जहाँ IG आ रहा था। इसको सॉल्व कीजिए इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके, क्या ये इक्वेशन बन गया हमारा, ये फोर्थ इक्वेशन कहला रहा है। ये थर्ड इक्वेशन आई हमारे पास और ये इक्वेशन आ गई है फोर्थ इक्वेशन। थर्ड में हम फोर्थ इक्वेशन का डिवाइड करें तो देखिए I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू निकालना है तो S क्या होगा हमारे पास में, करके देखो, क्या ये आ जाएगा Q बाई P मल्टीप्लाई बाई R। इसका जो प्रैक्टिकल डिवाइस होता है लेबोरेटरी में, एक्सपेरिमेंट है 12th के अंदर मीटर बेस से रिलेटेड, है ना, कई एक्सपेरिमेंट है, तो इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो मीटर बेस के अंदर होता है, फाइन, उसे प्रैक्टिकल में यूज किया जाता है। इस चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो फर्स्ट टाइम आए वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट लेक्चर
इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर में। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।